इस चैनल पे तमाम वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिससे आप अपनी ज़ात की खुद मदद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरीज अहमद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमल के 5-6 महीने के बारे में जानेंगे, तो आइए चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि 5 महीने होते कितने वीक्स हैं, यानी कि 20 हफ्तों को 5 महीने कहा जाता है। अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा कौन सा मंथ है, हमारा ये वाला वीक है, लेकिन मंथ कौन सा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप आधे से ज़्यादा अपना सफ़र तय कर रही हैं और अब आपकी बारी है। सेकेंड ट्राइमेस्टर है आपका और 20वां हफ्ता है आपका। अब आप इतना, अगर हम बच्चे के वजन की बात करें तो इस स्टेज पे वो तकरीबन 10 आउंस का होता है। इसमें मैं ये भी आप लोग को बताती जाऊं कि कुछ जेनेटिक इफेक्ट्स भी होते हैं बच्चों पे, जैसे कि अगर पेरेंट्स ओबीस हो या मोटे हो तो बच्चे भी हेल्दी होते हैं, और अगर बच्चे आपको वीक नजर आए तो इसके पीछे फैमिली के असरात भी शामिल होते हैं, या फिर दूसरा इफेक्ट फूड का होता है। हम बात करेंगे बच्चे के हुजम के मतलब, यानी कि साइज के बारे में, क्योंकि मदर्स इस स्टेज में काफी क्यूरियस होती हैं कि उनको मालूम हो सके कि उनकी जो वॉर्म में बच्चा है वो कितने साइज का हो चुका है। तो 5 महीने में आपका बच्चा काफी बड़ा हो चुका होता है, यानी कि अगर हम साइज इंचेस में बात करें तो उसकी क्राउन से लेकर रम तक जो लेंथ है वो 6.5 इंचेस होती है, यानी कि 6.5 इंचेस तक होती है। इस बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में जो कि 5वें महीने में औरतों में देखने में आती है। सबसे पहले तो आपको प्रेगनेंसी हार्मोन्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आपके नेल्स और हेयर्स बहुत अच्छे से ग्रो करने लगे हैं और आपके बालों में एक एक्स्ट्रा शाइन महसूस होने लगी है। वो पहले से ज्यादा थिकर हो गए हैं और घने महसूस होते हैं आपको। उसका रीजन ये है कि जो आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स लेती हैं वो ब्लड स्ट्रीम के जरिए आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है और वो अपनी अच्छी ग्रोथ में आ जाते हैं। चीज है हार्ट बर्न या इंडाइजेशन। इस मंथ में आपको चाहिए कि अगर आपको हार्ट बर्न होता है या इंडाइजेशन होता है तो आप एक च्युइंगम ले लीजिए जो कि शुगर फ्री हो, उसको आप च्यू करें। उससे ये होगा कि आपकी जो एसिड की पीएच है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। आपका सलाइवा जाने की वजह से आपका सलाइवा न्यूट्रल होता है और आपके स्टमक की पीएच को वो मेंटेन करता है। इस तरह से आपको हार्ट बर्निंग नहीं होती। इस स्टेज पे आपको वो कुछ ज्यादा लगती है, इसलिए कि इससे पहले तक आपको नौजिया या वॉमिटिंग की शिकायत होती है। तो इस मंथ में आके आपको वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है और आप निस्बतन सेफर जोन में शामिल हो जाते हैं। इसमें आप सफर भी कर सकती हैं, इसमें आप अच्छे से खा पी सकती हैं और अपने हस्बैंड को टाइम भी दे सकती हैं। नेक्स्ट, फेंटनेस और डिजीनेस, यानी कि आपको सर में इस तरह की महसूस हो सकती है फीलिंग कि आपको जैसे चक्कर आ रहे हैं या गनुदगी का एहसास हो रहा है। इसकी रीजन ये होती है कि आपकी जो ब्लड का फ्लो है आपके हेड पे कम होता है प्रेगनेंसी की वजह से, क्योंकि आपका ज्यादा फ्लो यूट्रस की तरफ होता है और इस वजह से आपको कभी कभी सर में अजीब सी फीलिंग्स हो सकती हैं, फेंटनेस फील हो सकती है और गनुदगी महसूस हो सकती है या ज्यादा मिकदार में नींद महसूस हो सकती है। फिर आपको लेग क्रैम्प्स होते हैं इस स्टेज पे। इसका रीजन साइंटिफिकली अननोन है, लेकिन एक कयास किया जाता है कि जो आपकी टांगों में कंप्रेस्ड वेन्स होती हैं उसमें जब ब्लड जाता है और वहां पे स्वेलिंग होती है और आपके जिस्म का बोझ उन पर पड़ता है तो आपके जो लेग्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं। अगर आप अपनी टांगों को थोड़ी सी एलिवेटेड पोजीशन पर या ऊंची जगह पर रखें या आप पानी ज्यादा मिकदार में पिए तो कहा जाता है कि आपको उन क्रैम्प्स से आराम आता है। लेकिन मैंने आपको इसके बारे में एक्सरसाइजेस बताई हुई है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। इसमें आपको ओकेजनल सर दर्द होती है, यानी कि कभी कभार आपको सर दर्द होती है। आपको तेज लाइटों में या सफोकेशन वाले माहौल में सर दर्द हो सकता है, इसलिए कोशिश क्या करें कि ताज़ा हवा जरूर लें इस महीने में और बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडे एनवायरनमेंट से अवॉइड करें। लोअर बैक पेन आपको हो सकती है क्योंकि जब आपकी कमर की शेप डिस्टर्ब होती है तो आपको कमर में पेन हो सकती है और इसका रीजन भी आपका जो पेट पे वजन है वो ही होती है। एडेमा या स्वेलिंग, इस स्टेज में आपके एंकल्स पे यानी कि टखनों पर, पाँव में और आपकी डिफरेंट हाथ की जैसे कलाइयों पे स्वेलिंग हो सकती है। आपको जूते का साइज बड़ा लेना पड़ सकता है क्योंकि स्वेलिंग आपके पाँव पे भी होती है। आपकी निस्बतन आपको ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आपको टाइट सॉक्स नहीं पहननी चाहिए, बल्कि ऐसी कोई टाइट चीज नहीं पहननी चाहिए जिसकी वजह से ब्लड के फ्लो में कोई भी प्रॉब्लम हो। और अगर आपकी टांगों पाँव में स्वेलिंग है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी टांगे और पाँव को लटकाकर मत बैठें। आपकी जो पेट की शेप है वो इनर की जगह आउटर होना शुरू हो जाती है, यानी कि पहले वो अंदर की तरफ होता है, लेकिन यूट्रस का साइज ग्रो करने की वजह से अब वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। तो ये चीज आपके साथ इस मंथ में पेश आएगी। इसके बाद आपको नेजल कंजेशन हो सकती है। आपकी जो नाक के अंदर वाली जो लेयर होती है जिसमें म्यूकस होता है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको नाक बंद लगता है या कभी कभी आपको नाक से, जिसको नक्सीर कहते हैं, वो
निकल सकती है। फिर आपको ब्रिस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होती है, ये आपके पेट में टाइटनिंग की फीलिंग होती है और फिर रिलैक्स्ड होती है आपकी टमी, तो इसमें आपको कभी कभी पेन भी होती है। इसको कहते हैं ब्रिस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। इस स्टेज पे ये स्टार्ट हो गई होती है। स्किन पिगमेंटेशंस यानी कि आप स्किन का जगह जगह से काला पड़ जाना, तो ये इस स्टेज पे होती है। इसमें खास तौर पे आपकी फोरहेड का एरिया, गालों का एरिया, नाक के आसपास का एरिया शामिल होता है। अगर इनको कलेक्टिवली देखें तो एक मास्क की शक्ल लगती है, इसीलिए इसको प्रेगनेंसी मास्क का नाम भी दिया जाता है। लेवल ज्यादा होता है, उसकी वजह से आपके गम्स जो है ब्लीड करना शुरू हो जाती है, यानी आपके मसूड़ों में से खून आने लग जाता है। तो ये भी टेम्पररी होता है। इसके लिए आपको सिर्फ गर्म पानी के साथ अपने मुंह में कुल्लियां कर लेनी चाहिए, ताकि आपके जिस्म में गंदा खून वगैरह ना जाए और जो जर्म्स हैं वो मर जाएं। कॉन्स्टेंट पाल्पिटेशन यानी कि दिल का तेज तेज धड़कना या हार्ट बीट का बढ़ जाना भी 5 महीने में होता है, क्योंकि आपकी ब्लड की जो कंजम्पशन है वो ज्यादा हो जाती है, जिससे हार्ट को ज्यादा वर्क करना पड़ता है। इसलिए आपको अपनी हार्ट बीट तेज महसूस हो सकती है। डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है आपको, उसकी वजह प्रोजेस्टेरॉन की ज्यादती है। प्रोजेस्टेरॉन की मिकदार ज्यादा होने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और पानी की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है, जिससे आपके जिस्म में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। डार्कनिंग ऑफ निपल्स यानी कि आपके निपल्स का जो एरिया है वो डार्क होना शुरू हो जाता है और आपका जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो साइज में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर आप नोटिसेबल वेन्स आपको यानी कि स्किन के नीचे बासे किस्म की वेन्स नजर आती हैं, जो कि टेम्पररी होंगी। ऑब्वियसली वो प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाएंगी। का जो चेंज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो होता है, यानी कि पहले जिस तरह से आप चलती फिरती हैं वो आपका एक प्रॉपर सेंटर सेट होता है बचपन से, लेकिन प्रेगनेंसी में चूंकि आपका पेट आगे की तरफ निकल जाता है, इसलिए आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो जाता है और इसकी वजह से आपको अक्सर चलने फिरने में घुटती लग जाती है या आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप हमेशा कोशिश किया करें, स्टेयर्स चढ़ रही हो या आपको कहीं बाहर जाना हो तो आप किसी सहारे को लेकर चलें, जैसे कि आप किसी रॉड को पकड़ लें या किसी डोर को पकड़ लें या दीवार के साथ चलें, ताकि आप गिरे ना। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, क्योंकि आपकी जो डायफ्राम है वो आपकी लंग्स को सप्रेस करना शुरू हो जाती है, क्योंकि डायफ्राम में आपका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है यूट्रस की ग्रोथ की वजह से। तो जब लंग्स को पूरी जगह नहीं मिलती तो आपको सांस छोटे छोटे आते हैं या पूरा भर के सांस नहीं आता। तो ये चेंज भी एक टेम्पररी चेंज है। हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से आपके मूड में स्विंग आती है, यानी कि आपको जल्दी चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आ सकता है, इवन आपका मूड ज्यादा अच्छा भी हो सकता है। और इसके अलावा आपको फूड क्रेविंग होती है, मुख्तलिफ चीजें देखकर आपका उसको खाने का दिल करता है। एक और चीज होती है वो है बच्चे की मूवमेंट। इस मंथ में आपको बच्चे की मूवमेंट महसूस हो जाती है। कुछ फीमेल्स को थोड़ा सा लेटर भी महसूस हो सकती है, लेकिन जनरली 5 महीने में एक औरत को अच्छी खासी मूवमेंट महसूस होना शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे उस टॉपिक की जो आपको सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड टॉपिक होता है कि बच्चे की ग्रोथ में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे की स्किन के बारे में। तो बच्चे की स्किन एक मोटी क्रीमी सी लेयर के साथ ढक भी जाती है, ढांपी जाती है, जिसे बर्निक्स कहते हैं। ये बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड एक लिक्विड होता है, वो आपके बच्चे की स्किन को वरना नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये लेयर उसको बच्चे को सेफ रखती है। बच्चे की आंखें, आंखों के पपोटे, पलके, सर के बाल, कान और नाखून ये सब बनना शुरू हो जाते हैं इस स्टेज पर। फिर आपका जो बेबी है वो अपनी आंखें ब्लिंक करना शुरू कर देता है और इसके अलावा जमाइयाँ ले सकता है और इसके अलावा अपना अंगूठा चलाए। दूसरी चीज होती है कि बच्चे के मसल्स और बोन्स पहले से डेंसर हो जाते हैं, यानी कि वो पहले से सॉलिड हो जाती हैं और इसी तरह उनके हाथ पाँव की जो उंगलियां हैं और टोज वगैरह हैं वो अच्छे से बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बच्चा फेशियल एक्सप्रेशन दे सकता है, यानी कि वो सैडनेस का फेस बना सकता है, हैप्पी फेस बना सकता है, तुम डिफरेंट एक्सप्रेशन पेन के भी दे सकता है। इसलिए जब अगर बच्चे को बाहर से कोई जोर की आवाज सुनाई दे तो वो उसके ऊपर रिएक्ट भी कर सकता है अपने एक्सप्रेशंस के जरिए। इस सब सकता है, किक मार सकता है, यानी कि अपने टांगी बाजू चलाकर आपको ठोकर लगा सकता है। और इसके अलावा उसमें फिजिकल एक्टिविटी ये होती है कि वो ट्विस्ट कर सकता है, टर्न अराउंड हो सकता है, यानी कि मूव कर सकता है। तो ये बच्चे के अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं और बच्चे का जो दिमाग है वो काफी हद तक डेवलप कर जाता है। फिर उसमें जो ग्लैंड्स होते हैं जैसे
एंडोक्राइन ग्लैंड वो भी अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और जो नर्वस सिस्टम है वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा स्टेज में बच्चे की जो रूटीन होती है वो सिर्फ सोना और जागना और थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, तो सोने जागने की एक रूटीन बनना स्टार्ट हो जाती है। इस टाइम में बच्चे के फिंगरप्रिंट्स भी बन चुके होते हैं, क्योंकि पिछले मंथ से बनना शुरू हुए होते हैं लेकिन इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। बच्चे के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो भी स्टेज पे बन चुके होते हैं और जो बच्चे की सुनने की सलाहियत है वो भी डेवलप कर जाती है। पास सिप्लिन यानी कि तिली जिसे कहते हैं वो भी अपना काम स्टार्ट कर देती है। बच्चा आमतौर पे इस मंथ में अपनी पोजीशन ले लेता है जो कि सर नीचे और टांगे ऊपर की तरफ होती हैं और वो सेंसिटिविटी लाइट हो जाता है, यानी कि वो एकदम से लाइट की फ्लैश अगर उसके आंखों पे पड़े तो वो उस पर रिएक्ट करता है या वो उसको महसूस कर सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे डूज एंड डोंट्स, यानी कि वो बातें जो हमें करनी चाहिए और वो बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो हम पहले बात करेंगे जो चीज़ करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो चीज़ जरूरी है वो ये उन पेरेंट्स के लिए है जो जेंडर जानना चाहते हैं। अगर वो अपने बच्चे की जेंडर जानना चाहते हैं तो ये मंथ इस लाइक होता है कि आप इसमें बच्चे की जेंडर मालूम कर सकती हैं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर वो विलिंग हो तो वो आपको बता देंगे। फिर आपको इंक्रीज अमाउंट लेनी चाहिए विटामिन सी की। उसके लिए आपको ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसके अंदर विटामिन सी मौजूद हो, जैसे कि ब्रोकोली, ऑरेंजेस या टमाटर खाने चाहिए। अब इनको सैलेड की फॉर्म में भी खा सकती हैं और आप सप्लीमेंट्स भी ले सकती हैं। नेचुरल सप्लीमेंट्स भी आपको चाहिए होते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के नट्स शामिल होते हैं। डेट्स यानी कि खजूर खा सकती हैं, आप बादाम खा सकती हैं, पिस्ता खा सकती हैं और अखरोट खा सकती हैं। इनके अपने फायदे होते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इनकी इक्वल मिकदार लेकर उसको क्रश करके रखें और दिन में 1-2 बार उसके 1-2 चम्मच खा लिया करें। इससे आपको तमाम न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और आपके बच्चे की ग्रोथ इंशाल्लाह अच्छी होगी। फिर आपको फाइबरस फूड खानी चाहिए जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स शामिल हैं, ताकि आपकी वो कॉन्स्टिपेशन ना हो जो कि बाद में बिगड़कर हेमोराइड बन जाती है। तो हेमोराइड से भी बचने के लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में फाइबर का इस्तेमाल करें। अब फिर उसके बाद अगर आपको मुख्तलिफ जगह पे रैशेस हो जाते हैं जैसे कि बगलों में या ब्रेस्ट के नीचे, तो इस जगह के लिए आपको जरूरी है कि ठंडे पानी का शावर लें। इससे आपके जिस्म में जो थकावट होती है वो भी काफी हद तक दूर हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फुल सर्दियों में ठंडे पानी का शावर लें, ये बात गर्मियों की हो रही है। सर्दियों में आपको नीम गर्म पानी से लेना होगा शावर। पोजीशन को मेंटेन करें, यानी कि अपने उठने और बैठने की पोजीशन को आप खुद से रिफाइन करें ताकि आपको कम से कम खिंचाव हो या आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम ना हो। तो अपने पोस्चर्स खुद ही आपको असाइन करने होंगे अपने आप को। फिर आपको ज्यादा देर एक ही पोस्चर पे नहीं बैठना होगा और ज्यादा देर एक ही पोस्चर पे खड़ा नहीं होना होगा। इन दोनों सूरतों में आपके जिस्म पर स्ट्रेस पड़ता है जिससे आपका जो ब्लड की सप्लाई है वो डिस्टर्ब होती है और फिर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। आपको रेस्ट भी करना है, प्रॉपर रेस्ट करना है जिसमें आपके स्लीपिंग आवर्स डिफाइन हो और कोशिश करें कि ऐसी जगह पे सोएं जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे या आपकी नींद बार बार अब्रप्ट ना हो। फिर इसके बाद फिर आपको अपने जूते जो है वो आरामदेह लेने चाहिए। आपके लिए हील सख्ती से मना है। आपको फ्लैट जूते लेने हैं और अगर आपको 1 नंबर जूता बड़े साइज का लेना पड़े तो वो भी ले लीजिए। तो आमतौर पे इस प्रेगनेंसी में, खासतौर पे फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपके पाँव का साइज भी बढ़ जाता है और आपके रिंग का साइज भी। रिंग का साइज तो वापस आ जाता है लेकिन पाँव का साइज अक्सर देखा गया है कि वापस नहीं आता। आपको अपना जो स्लीपिंग पोस्चर है वो भी डिफाइन करना है। अपने लिए ऐसे कि आप पिलोस ले सकती हैं जो कि आपको कंफर्ट दे सकते हैं, या आप ऐसे एंगल पे सोइए। रिकमेंडेड तो यही होता है कि आप अपनी लेफ्ट साइड की तरफ सोएं। फिर डोंट्स है, यानी कि जो चीजें आपको नहीं करनी। अवॉइड ईटिंग जंक फूड, यानी कि जंक फूड नहीं खाना आपने, क्योंकि इसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस हो जाता है और आपको नोजिया की फीलिंग होती है और इससे फिर आपको एसिडिटी वगैरह की आगे से प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं और इसके अलावा भी आपको इससे ओबेसिटी हो जाती है। फिर अब आपकी स्टेज आगे जा रही है प्रेगनेंसी की, आपकी बेली इंक्रीज हो रही है, तो आपको एकदम से सडन मूवमेंट नहीं करनी जैसे आप पहले अनमेरिड लाइफ में यहाँ प्रेगनेंसी से पहले करती थी। आपको स्लो मूव करना है, स्लो उठना है, स्लो बैठना है। तो ये एक कंप्लीट प्रैक्टिस है जो आपको करनी है। अपने यूरिन को अपने होल्ड नहीं करना, ये एक बहुत गलत हरकत होती है। इससे आपको बहुत जल्दी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुकी हूँ कि वो कितना बुरा होता है प्रेगनेंसी में। तो आपको वो नहीं करना। आपको जब भी यूरिन आए आपको अच्छी तरह अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाकर पूरा अपना ब्लैडर खाली करना चाहिए। इस वीडियो में एक नई चीज ऐड की गई है कि कुछ टिप्स बताई गई हैं जो कि होने वाले बाप के लिए हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड आपके साथ सफर में पूरे साथ होते हैं, तो कुछ चीजें उनके लिए भी हैं कि वो उसको फॉलो करें। जैसे कि उनको आपके घर के कामकाज में मदद करानी चाहिए, घर का माहौल खुशगवार रखने में आपका आपके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, आपके साथ डॉक्टर के पास जाते हुए कंपनी देनी चाहिए, आपको दिलासा देना चाहिए। फिर उनको ये चाहिए कि आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने बच्चे की अभी तक शॉपिंग नहीं की तो शॉपिंग प्लान करनी चाहिए, क्योंकि ये जैसे कि हम बता चुके हैं ये सेफ टाइम एस्टर है, तो आपके लिए बेस्ट है कि इससे में अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लें। फिर आप
आपको अगर ज़रूरत हो, पाँव में, टांगों में दर्द हो रही हो तो आपको मसाज दें, गर्दन पे मसाज की ज़रूरत है तो वो आपको दें, या अगर आपको बाहर का मसला हुआ है तो आपको पर्सनल एरिया में आपको दवाई का सपोर्ट दें ताकि आपकी प्रेगनेंसी का सफ़र आसानी से गुजर सके। इन सूरतों पे आपको डॉक्टर के पास फ़ौरन जाने की ज़रूरत हो सकती है। तो कुछ वार्निंग साइंस है जो मैं आपके साथ इसी वीडियो में डिस्क्राइब कर रही हूँ। अगर आपको वेजाइनल ब्लीडिंग हो जाए तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है, या आपको 100 से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात कर रही हूँ, तो फिर आपकी बेली या पेल्विक एरिया में पेन हो या क्रैम्पिंग हो ज़ोर ज़ोर की, तो आपको ज़रूरत होती है डॉक्टर से कंसर्न करने की। फिर आपको यूरिन करते हुए पेन हो, या आपको डार्क कलर का यूरिन आए, या आपको इतनी ज़्यादा वॉमिट हो कि 24 आवर्स तक लगातार हो, या आराम ना आ रहा हो, या आपको ज़्यादा स्मेल वाला वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो, तो ये ज़्यादा साइंस होते हैं जब आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है या उससे रब्ता करना पड़ता है। फिर आपको अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत होती है जो कि 5वें महीने में होता है। कई लोग 4th मंथ में करवा लेते हैं जिसको एनोमली स्कैन कहते हैं। आप लोग 5 मंथ में भी करा सकते हैं अगर 4th में नहीं कराया। वो एक जनरल स्कैन होता है जिसमें बच्चे में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को देखा जा सकता है। उनमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर दोनों देखे जा सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ एक्सप्लेन कर दी है जो 5th मंथ में है। कुछ सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑब्वियसली आपको अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ना सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि साथ बने हुए बेल बटन आइकन को भी प्रेस करें। और नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।